हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे बायोलॉजी की घुट्टी जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए जो मैं कोर्स लेकर आया हूं, इस कोर्स में आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिनके आंसर आप लोगों को बता दें। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ये 1 या 2 नंबर के हैं। तो जितना मैंने लिखा है आप भी पेपर में उतना ही लिख कर आइएगा, जिससे कि आप लोगों को वर्ड लिमिट में देखना है। बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, एक एक नंबर के प्रश्न में 6 से 7 लाइन लिख देते हैं, वो जो कि उनकी गलती है। ऐसा नहीं करना। एक नंबर में कितना लिखना चाहिए और वो क्वेश्चन के आधार पर कैसे आंसर देना है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। प्राथमिक और द्वितीयक लसिकाओं के अंगों के नाम बताओ। तो प्राथमिक लसिका अंग जो होती है उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा जानते हो आप लोग? अस्थि मज्जा को बोलते हैं बोन मैरो, ठीक है। और ये है थाइमस। थाइमस जो होती है दिल के पास तितली के आकार की ग्रंथि होती है, और ये ग्रंथि पहले आकार में बढ़ती है, फिर धीरे 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 आकार में छोटी होती जाती है। और बड़े बूढ़ों में तो ये कभी कभी गायब भी हो जाती है। इसलिए बड़े बूढ़े सर्दी खांसी बुखार से ज्यादा पीड़ित रहते हैं, क्योंकि वो बार बार बीमार पड़ जाते हैं। और ये जो थाइमस ग्रंथि होती है इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट रखने का काम करती है, ठीक है। द्वितीयक लसिकाएं, इसको हम बोलते हैं प्लीहा। प्लीहा जो होती है, सी को स्प्लीन या तिल्ली भी बोलते हैं इसे। और तिल्ली से तो मेरा पुराना संबंध है, ठीक है। कैसे संबंध है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान रखना, स्प्लीन को तिल्ली बोलते हैं। लसिका ग्रंथियां, तो आपको बता दें लसिका ग्रंथियां भी होती हैं। टॉन्सिल्स जो कान के नीचे जो फूले रहते हैं, और अपेंडिक्स, ये सभी हमारे द्वितीयक लसिकावंग होते हैं। तो प्राथमिक और द्वितीयक लसिकावंग को आपको क्या करना है, याद करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ाइए। टेक्निकल, इसको अपने पास ले लीजिएगा। चलिए दिखाइए। मैं आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा है जलवाहित। दिख रहा है प्रश्न या नहीं? जलवाहित रोगों की रोकथाम के लिए क्या उपाय अपनाएंगे? जलवाहित रोगों वो होते हैं ऐसी बीमारियां जो दूषित जल होने की वजह से हो जाती हैं। हम चाहते हैं कि हम इन बीमारियों से पीड़ित ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ तो करेंगे। चलो क्या बताते हैं। सभी जल स्रोतों जैसे जल कुंडों की सफाई करनी चाहिए। तो क्या करोगे आप? जल कुंडों की सफाई। वाहित मल, वाहित मल वही होता है जो सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए हम जाते हैं, तो जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको वाहित मल कहा जाता है। एवं कूड़ा करकट को जल में ना डालें। अगर आप कूड़ा करकट को पानी में डालोगे, जलीय स्रोत में डालोगे, तो जलीय स्रोत दूषित हो जाएगा, इसलिए हम उन्हें वहां नहीं डालेंगे, ठीक है। भोजन जो कि आप करते ही हैं, पीने के लिए स्वच्छ जल का प्रयोग करें। अगर आप पीने के लिए स्वच्छ जल का इस्तेमाल करते हैं तो आप पेचिस जैसी बीमारी से बच सकते हैं, टाइफाइड जैसी बीमारी से बच सकते हैं, पेट में दर्द की समस्या से बच सकते हैं, और आंतों और आमाशय से संबंधित बीमारियों के होने से आप बच सकते हैं। क्योंकि ये सभी बीमारियां जो होती हैं कैसे होती हैं? दूषित जल और भोजन करने से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दे रखा है डीएनए वैक्सीन के संदर्भ में उपयुक्त जीन का क्या अर्थ है? भाई साहब, ऐसे प्रश्न मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि जो कोई भी टीचर आप लोगों को नहीं पढ़ाएंगे, और ऐसे प्रश्न ही पेपर में पूछे जाते हैं। इसीलिए हमारे बच्चों के 90 तो भाई साहब धुआंधार नंबर आते हैं। 90, 92, 93, 94 ऐसे नंबर आते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं वो चीज पढ़ते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसी चीज नहीं पढ़ाते हम जो पूछा ही नहीं जा रहा है। ऐसी चीज नहीं पढ़ाते जिनका दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, वो चीज पढ़ाओ जो बच्चों के लिए काफी काम का हो, जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, ठीक है। डीएनए वैक्सीन में उपयुक्त जीन का अर्थ है, जीन जो होते हैं वो डीएनए से मिलकर ही बने होते हैं, कि इम्यूनोजेनिक प्रोटीन का निर्माण इसे नियंत्रण करने वाले जीन से हुआ है। ऐसे जीन क्लोन किए जाते हैं, क्लोन का मतलब कॉपी किए जाते हैं, फिर वाहक के साथ समेकित करके व्यक्ति में प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए उनके शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं। मतलब कि आपको बता दें, जो जैसे मान लीजिए कि मैं एक जीन हूं, और मैं जीन क्या काम कर रहा हूं? मैं जीन आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाने का काम कर रहा हूं। मान लो इस जीन को कुछ हो गया,
ठीक है, तो कोई दूसरा टीचर आएगा बायोलॉजी का, वो आप लोगों को पढ़ाने का काम करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो जीन बेकार था उसे हटा दो और जो नया जीन है उसको क्लोन करके डाल दो शरीर के अंदर। जो जीन वो काम पहले वाला काम कर रहा था वो अभी ये काम करेगा, खत्म कहानी। चलिए प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ना सभी को, ठीक है। मानव में HIV का संचरण कैसे होता? मोस्ट इंपोर्टेंट, जो व्यक्ति सो रहे हैं कृपया करके जग जाएं, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है जो उन व्यक्तियों के लिए काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये बीमारी उनको होती है जो अज्ञानी होते हैं। तो ज्ञान दे रहा हूं, ज्ञान सुन लो। संक्रमित व्यक्ति के साथ मैथुन करने से, मैथुन को ही सहवास बोलते हैं, सहवास को ही सेक्स बोलते हैं। आपको बता दें, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको HIV है, उसके साथ आप अगर लैंगिक संबंध बनाते हैं, मैथुन करते हैं, तो आपको भी हो सकता है। तो कृपया करके ऐसे महिलाओं के साथ या ऐसे पुरुषों के साथ लैंगिक संबंध ना बनाएं, ठीक है। चलो, संक्रमित सुई या औजारों के प्रयोग से, मान लो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक ही सुई से सब लोग इंजेक्शन लगा देते हैं। कोई डॉक्टर भी ऐसे होते हैं पुराने जमाने में जो एक ही सुई से बहुत से लोगों के इंजेक्शन लगा देते हैं। ऐसा नहीं, हर बार आप लोगों को नई सुई का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और एक बात और पता होगा आप लोगों को कि आज के समय में टैटू गुदवाने का बहुत शौक है लोगों को। कोई यहां टैटू गुदवाता है, कोई यहां पर टैटू गुदवाता है, और कहां कहां टैटू नहीं गुदवाए जा रहे हैं, हर जगह पर टैटू गुदवाए जा रहे हैं। इसलिए टैटू भी जब कभी भी गुदवाएं तो टैटू गुदवाने से भी एड्स बीमारियां फैलती हैं। टैटू जब गुदवाओ उससे बोल दो कि जो जिस मशीन का आप इस्तेमाल कर रहे हो वहां पर जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है वो नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि आप संक्रमित हो जाएं, ध्यान रखिएगा। संक्रमित माता से शिशु में, तो अगर कोई माता संक्रमित है HIV से, उसके बच्चे में भी ये बीमारी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा अपनी मां का दूध पिएगा और अपना के माध्यम से भी बच्चे के अंदर ये वायरस पहुंच जाता है, तो ध्यान रखिएगा। संक्रमित अंग या रक्तदान से, अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त था और तुम थे, ठीक है, तुम्हारे दोस्त को क्या था, HIV था, और तुम्हारा मान लो एक्सीडेंट हो गया, उसने तुमको खून दे दिया। भाई वो खून तो दे ही रहा है, प्लस HIV का वायरस भी तुम्हें गिफ्ट के स्वरूप में दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे गिफ्ट को ना लें, पहले उसका ब्लड चेक करवा लिया जाए कि उसके ब्लड के अंदर कोई HIV का वायरस वगैरह तो नहीं है, और ब्लड ग्रुप चेक करवा लें, तभी चढ़वाना चाहिए, ठीक है। वेश्याव्रती महिलाओं, अब आप कह रहे होंगे सर ये कौन सी महिलाएं आ गई? ये वो महिलाएं होती हैं जो पैसा लेकर किसी के साथ भी लैंगिक संबंध बना लेती हैं, ठीक है। उन महिलाओं को ही वेश्याव्रती महिला बोलते हैं, से यौन संबंध बनाने से। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाता है तो HIV हो सकता है। और आपको बता दें, हमारे इंडिया में जो HIV का जो पहला मामला आया था वो चेन्नई की एक वेश्या में ही देखा गया था। उसके बाद में वहां के सभी व्यक्तियों को पहुंच गया। तो कृपया करके किसी भी महिला के साथ, इस तरीके की महिला अगर हो भी और आपको संबंध बनाना भी हो, तो आप कृपया करके कॉन्डोम का इस्तेमाल करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न जो लगातार आपके यूपी बोर्ड में पूछा जा रहा है, प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी को बोलते हैं एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी अणु का अच्छी तरह नामांकित चित्र बनाओ। क्या बनाओ? नामांकित चित्र। तो आपको बता दें, ये आपके सामने ये एंटीबॉडी का चित्र दिखाई दे रहा होगा। आपको बता दें, एक लाइन इस तरीके की दिखाई दे रही होगी, यहां पर ये बॉन्ड है जिसको हम डाइसल्फाइड बॉन्ड बोल देते हैं, ठीक है। और ये हैवी चेन होती है। क्या होती है? हैवी चेन। और जो साइड में आपको दिखाई दे रही है ये लगी हुई हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं लाइट चेन। इसीलिए H2L2 हमने बना दिया, मतलब दो हमारे पास हैवी चेन है और दो लाइट चेन है। और ये अंग्रेजी के Y अक्षर जैसा दिखाई दे रहा होगा। यहां पर एंटीजन बॉन्डिंग साइट है, यहां पर एंटीजन को पकड़ने का काम करते हैं। ये पेपर में आ सकता है कि बताइए इसके अंदर कितने अणु हैं? 4 हैं। पेपर में आ सकता है कि इसके अंदर कौन सा बंध होता है? डाइसल्फाइड बंध। अंग्रेजी के किस अक्षर के नुमा होता है? Y अक्षर के नुमा। तो इस तरीके से तुमसे पूछा जा सकता है। तो जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, कृपया करके इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। देख पा रहे होंगे आप लोग, नहीं देख पा रहे तो हम दिखा देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। निम्न रोगों का संचरण कैसे होता है? छठवां प्रश्न है। पहला अमीबता। अमीबता को ही पेचिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पेचिस। संदूषित जल व खाद्य पदार्थों व मक्खियों से होता है। तो अमीबता बीमारी इसके माध्यम से होगी। कोई दूषित जल पिएगा तो हो जाएगी, ठीक है।
मलेरिया, मलेरिया तुम्हें तब होगा जब मादा एनाफिलिस मच्छर आप लोगों को काट लेगा, तब होगा। एस्केरिस्ता, एस्केरिस्ता पेट में कीड़े जब होंगे जब संक्रमण एस्केरिस के अंडों से युक्त जल का व भोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। कच्चे फल वगैरह हो गए, कच्चे सब्जी वगैरह हो गई, अगर आप उनको ढंग से धोकर नहीं खाते हैं तो ये बीमारियां हो सकती हैं। निमोनिया संदूषित वायु व दूषित बर्तनों के माध्यम से हो सकता है, तो कृपया करके भीड़भाड़ वाली जगह में जब जाओ तो मास्क लगा के जाना, और किसी को मान लो निमोनिया है तो उसके किसी भी वस्तु का आप उपयोग मत करिएगा, ठीक है। आइए अब मैं तुम्हें इस चैप्टर से रिलेटेड तुमको इंपोर्टेंट फुल फॉर्म में करा देता हूं, और ये फुल फॉर्म ऐसी हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत आती हैं। देखो, पूरा नाम बताओ, किसका पूरा नाम? पहला MALT, इसको माल्ट बोलते हैं, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्या है? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्या है? बोलो दोबारा, दोबारा बोलो, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो आपको बता दें, एक एक फुल फॉर्म को 4 से 5 बार बोलना, 2 बार देख देख कर लिखना, 1 बार बिना देख के लिखना, सो तुमको याद हो जाएगी, ठीक है। CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो ये भी काफी इंपोर्टेंट है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। अगला एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एक एक प्रश्न को, एक एक फुल फॉर्म को 4-5 बार बोलिएगा, है ना। नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि मैंने 5 फुल फॉर्मों को आप लोगों को बताया है। 5 फुल फॉर्म को 5 बार बोलना, 2 बार लिखना देखकर, और 1 बार बिना देखे लिख लेना, आपको ये आपके दिमाग में ये बैठ जाएंगी। एक बार आप लोगों ने माल्ट बोल दिया तो तुम सोचो याद हो जाएगा, याद नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़ो। मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं? तो मानव शरीर की WBC में कौन सा? लिम्फोसाइट को प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो लिम्फोसाइट हैं, ठीक है, और लिम्फोसाइट सबसे छोटी WBC होती हैं, उनको प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया था 1 मिनट का, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न ये आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को जो मिलेंगे, ये आप लोगों को 3-3 नंबर में देखने को मिलेंगे, और कभी कभी 2 पूछ लेंगे 2.5 नंबर में, तो 5 नंबर का बन जाएगा, ठीक है। पेपर में काफी ज्यादा आते हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना। टाइफाइड का कारक, लक्षण, रोकथाम के उपाय। तो टाइफाइड जो होती है इसको आंतरिक ज्वर भी बोलते हैं, ठीक है। यह रोग साल्मोनेला टाइफी, जहां अंडरलाइन हो रहा हो आप भी अपने दिमाग में अंडरलाइन कर लेना, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। तो पेपर में आएगा टाइफाइड किससे होता है, तो बता देना साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से, ठीक है। यह संक्रमित जल व भोजन से होता है। तो यह बीमारी फैलेगी कैसे? संक्रमित जल के माध्यम से, संक्रमित भोजन के माध्यम से, ठीक है। यहां पर अंडरलाइन हो रहा है, इसको आप ध्यान जरूर रखना। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्या लक्षण है? जब किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है तो शरीर के अंदर कुछ लक्षण भी तो आएंगे। क्या लक्षण आएंगे? आपको बता दूं, मैं मेडिकल लाइन की चीजें पढ़ा रहा हूं, अब आप लोगों को सीरियस हो जाइएगा अगर आप मजाक में समझ रहे हो तो। शुरू में सिर दर्द होगा और बुखार आता है। अगर किसी मरीज को सिर में दर्द हो रहा है और लगातार बुखार आ रहा है तो ये लक्षण है इसका। सेकंड, भूख ना लगना, पेट में दर्द होना, कब्ज हो जाना, ये दूसरा पॉइंट है। अगर तुम्हें लक्षण किसी पेशेंट में दिखाई दे रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए। इसमें आंत्र प्रभावित होती हैं, आंत्र प्रभावित होती है, इसीलिए इसको आंत्र ज्वर कहते हैं। और छाती पर गुलाबी दाने निकल आते हैं, आने से मोती झरा भी कहते हैं।
इसी को कहा जाता है कि दाने निकल आए हैं, मोती झरा निकल आया है, आंत्र ज्वर हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके के पूछ लिए जाते हैं। टेस्ट कौन सा कराएंगे? बोर्ड एग्जाम में टेस्ट तो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। टेस्ट कौन सा होगा? विडाल टेस्ट। तो ध्यान रखना, हिंदी में लिखकर भी दे सकता है कि टाइफाइड की जांच का नाम बताओ, तो टाइफाइड में विडाल टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। रोकथाम क्या है? तुम इस बीमारी को कैसे रोकोगे? व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मतलब नाखून छोटे होने चाहिए, पहली बात। दूसरे नंबर की बात आपको बता दें, नाखून तो छोटे रखोगे तुम, स्वच्छ जल का इस्तेमाल करना है, स्वच्छ भोजन का इस्तेमाल करना है, और झूठी चीजें किसी की नहीं खानी, संक्रमित व्यक्ति की स्पेशली। अपने डेली नहाओ, डेली हाथ धोकर खाना पीना खाओ, इस तरीके की। ठीक है, क्लोरोमाइसिटीन औषधि से लाभ मिलता है, मतलब ये वो दवाई है जिस दवा से इस बीमारी को ठीक किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मलेरिया रोग के रोगाणु, रोगाणु वो होता है जिससे रोग होता है, रोगवाहक, रोगवाहक वो होता है जिससे बीमारी फैलती है। लक्षण, बीमार जब हो जाते तो शरीर के अंदर जो लक्षण आएंगे, उपचार जिससे हम ठीक करेंगे। तो मलेरिया यह रोग प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। तो पेपर में आ सकता है कि किसी परजीवी का नाम बताओ जो मनुष्य में हो, बता देना प्लाज्मोडियम परजीवी। प्लाज्मोडियम परजीवी के माध्यम से मलेरिया हो जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पर संचरण। संचरण मतलब ये बीमारी कैसे फैलती है? संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो मलेरिया संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से हो जाएगा। लक्षण, ठंड के साथ तेज बुखार आता है, सिर दर्द होगा, उल्टी होंगी, मुंह सूखने लगेगा, कमजोरी आने लगेगी, ये सभी लक्षण हैं मलेरिया के। और कभी ना कभी किसी ना किसी को मलेरिया टाइफाइड हो ही जाते हैं, तो जो तुमने अपने शरीर में जो फील किया हो उसी चीज को आप वहां पर लिख सकते हो। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रोकथाम व उपचार। मच्छरों व उसके लार्वा को नष्ट करने के लिए चाहे तुम कीटनाशक का इस्तेमाल करो या मिट्टी का तेल का प्रयोग करो, मतलब नालियों में मिट्टी का तेल डालने देना चाहिए। मिट्टी के तेल डालने से जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसके कारण जो मच्छर होते हैं पानी पर अंडे देते हैं, तो उनके अंडे डूब जाते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, चलो ऑल आउट का रात को सोते समय प्रयोग करो। ऑल आउट ना है तो फास्ट कार्ड लगा लो, ये नहीं है तो ओडोमोस का उपयोग कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ लगाओ जरूर। मच्छरदानी लगाकर आप सो सकते हो। आसपास पानी को एकत्रित ना होने दें, पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि ये पानी इकट्ठा होगा तो वहां पर ये फिर अंडे दे देंगे। ठीक है, उपचार में क्यूनेन औषधि, क्लोरोक्यून औषधि, पेंटाक्यून औषधि, और एक आता लारियोगो टैबलेट। अगर आप मेडिकल स्टोर पर हैं तो आप लोगों ने लारियोगो नाम सुना होगा, जो मलेरिया में इस्तेमाल गोली हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ सकते हैं क्या हम? बताइए, अरे इजाजत दे दीजिए हमें। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न को देख लो पहले, देखिए, जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रण करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो संक्रामक रोगों को हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, ये आपको बताऊंगा। ठीक है, आइए कैसे। जीव विज्ञान रोगजनकों को पहचानने में हमारी सहायता करता है, मतलब रोगजनक कौन सी बीमारी किसके द्वारा होती है, ये बात हमें किससे पता चलेगी? जीव विज्ञान से पता चलेगी। रोग फैलाने वाले रोगाणु के जीवन चक्र का अध्ययन करते हैं। तो कौन, जैसे कोई रोगाणु है तो वो रोगाणु रोग फैला रहा है, तो वो रोग कैसे फैला रहा है उसके जीवन चक्र का हम क्या करेंगे? अध्ययन कर लेंगे। मनुष्य में रोगाणु का संचरण कैसे होता है कि कोई भी बीमारी सही, जैसे मैंने बोला टाइफाइड दूषित जल से हो जाती है, टीबी संदूषित वायु से हो जाती है, दाद संक्रमित व्यक्ति की वस्तु या उसके छूने से हो जाती है, पेचिस दूषित जल भोजन मक्खी से हो जाती है। तो आपको बताओ कौन सी बीमारी कैसे फैलती है, ये हमें जीव विज्ञान बता देता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
रोग से किस प्रकार सुरक्षा की जा सकती है, ये वाली बात भी हमको जीव विज्ञान से पता चलती है। जैसे मच्छरों से हमको बीमारियां होती हैं, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, पीत ज्वर हो गया, हाथी पांव हो गया, ठीक है, मलेरिया हो गया। हम इन बीमारियों से बच सकते हैं अगर हम मच्छरों से बच जाएं, ठीक है। टाइफाइड हो गया, पेचिस हो गई, दस्त वगैरह हो गए, हम बच सकते हैं अगर दूषित जल का प्रयोग ना करें तो, ठीक है। चलो, अनेक रोगों के विरुद्ध इंजेक्शन तैयार करने में सहायता मिलती है। विभिन्न प्रकार की बहुत सारी दवाई बन चुकी हैं, तो इन दवाइयों के बनाने में आप लोगों को बता दें जीव विज्ञान का अहम योगदान होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। मेटास्टेसिस क्या है, व्याख्या कीजिए। और मैं पहले बता चुका हूं कि इसका संबंध कैंसर से होता है, पहला पॉइंट वाइज करा रहा हूं, देख लो। मेटास्टेसिस में कैंसर कोशिकाओं के अन्य ऊतकों व अंगों में स्थानांतरण से कैंसर फैलता है। इसके बाद द्वितीयक ट्यूमर का निर्माण होता है। तो कोई कैंसर कोशिका है जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो पा रही है, तो वो क्या है, वो सेकेंडरी स्टेज है कैंसर की, ठीक है। और ये बहुत गंभीर होती है, बहुत नुकसानदायक होती है। यह प्राथमिक ट्यूमर की अति वृद्धि के परिणाम स्वरूप फैलता है। जब आपको फर्स्ट स्टेज होती है कैंसर की, अगर उसमें इलाज ठीक से ना हो पाए तो वही प्राथमिक स्टेज सेकंड स्टेज में बदल जाती है। इनकी कोशिकाएं रक्त के माध्यम से अन्य ऊतक व अंगों में पहुंचने के बाद नया ट्यूमर बनाती हैं। तो ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाती हैं, जिसके कारण ये काफी गंभीर है। और रक्त के माध्यम से एक अंग से दूसरे अंग में, एक ऊतक से दूसरे ऊतकों में ये पहुंचने का काम करती हैं, इसीलिए ये ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे है वे कोशिकाएं जो ट्यूमर से फैलने के योग्य होती हैं घातक कोशिकाएं कहलाती हैं, और इनसे घातक ट्यूमर बनता है। क्या बनेगा, घातक ट्यूमर। मतलब जो कैंसर को फैलाने के योग्य होंगी वो घातक कोशिकाएं होंगी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और ट्यूमर जो है वो कैंसर से संबंधित शब्द है। एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से देखना, वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हो। और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि हर प्रश्न को कम से कम 2 से लेकर 3 बार जरूर देखना, तभी आप लोगों के दिमाग में अच्छा बैठेगा। सिर्फ एक बार देखने से आप लोगों को इंफॉर्मेशन समझ में आएगी कि क्या क्या इस वीडियो में बताया गया है। दूसरी बार उसी वीडियो को देखोगे तब और अच्छे समझ में आएंगे, और तीसरी बार में तुम्हारे दिमाग में ये चीजें बैठ जाएंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। आगे है ओपिओइड्स पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। ये ड्रग्स होते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं वही नशीली चीजें। ये ड्रग्स हमारे केंद्रीय तंत्र का तंत्र और जठरांत पथ में उपस्थित ओपियोइड ग्राहियों से बंध जाते हैं। केंद्रीय तंत्र का तंत्र और जठरांत से बनते हैं, ध्यान रखना। स्मेक का रासायनिक रूप डाइएसिटिल मॉर्फिन है। तो ओपियोइड्स के अंदर ही मॉर्फिन रखा जाता है, ठीक है। अफीम वगैरह जो होता है, स्मेक वगैरह, हीरोइन वगैरह, चरस, गांजा बताऊंगा। जो पेपेवर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। तो पेपेवर सोमनीफेरम ये पौधे का नाम है। किसका नाम है, ये पौधे का। और इसका रासायनिक नाम डाइएसिटिल मॉर्फिन, ठीक है, ये ध्यान रखना। सामान्य भाषा में स्मेक या हेरोइन बोलते हैं इसको। कितनी अच्छी अच्छी चीज बना रहा हूं, देख लो। अच्छी चीज नहीं है, बहुत गंदी चीज है, इन चीजों का कभी इस्तेमाल मत करना। ये दर्द, चिंता, तनाव को कम कर देते हैं, ठीक है। जब ये डॉक्टरों के द्वारा एक निश्चित मात्रा में दिए जाते हैं तब होता है, लेकिन अगर आप इनका गलत इस्तेमाल करते हो, अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हो, तो ये हमारे शरीर के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। आइए, ऐसा क्यों है कि जब कोई व्यक्ति एल्कोहल या ड्रग लेना शुरू कर देता है तो उस आदत से छुटकारा पाना कठिन होता है, स्पष्ट करो। तुम लोगों ने देखा भी होगा, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम दारू को या गुटखा को या सिगरेट को या किसी अन्य चरस, गांजा को हम छोड़ नहीं पा रहे। सुना होगा, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि वो नहीं छोड़ पाते, उसके पीछे हम लॉजिक पर बात करेंगे, हवाई बात नहीं करेंगे।
ड्रग लाभकारी है, इसी सोच के कारण व्यक्ति इसे बार बार लेता है। तो भाई साहब तुमने पहले ही सोच रखा है कि ड्रग्स लेने से भाई साहब सही में ताकत सी आ जाती है, पौआ पीने से सारा डर निकल जाता है। अगर तुम्हारे मन में ये चल रहा है तो कहां से छोड़ोगे, तुम्हें तो और मजा आएगा लेने में। सिगरेट पीना, सिगरेट पिया, बहुत से लोग कहते हैं सिगरेट पीना मतलब कि ये हमारी प्रगति को दर्शाता है, ठीक है। और आज के समय तुम तो देखते ही होंगे, जैसे हमारे यश भैया हैं, रोगी भाई, सिगरेट भाई साहब नली से जोड़ दी उन्होंने। जितनी भी बड़ी बड़ी अंडरवर्ल्ड की जितनी भी मूवी बनी है वो सब इन्हीं के ऊपर बनी हुई है, टैक्स वगैरह पर, ठीक है। आओ, इसके प्रति लत मनोवैज्ञानिक आसक्ति है, ठीक है। इसी में देखो पॉइंट देखिए, आसक्ति है सेकंड पॉइंट। ड्रग के बार बार लेने से व्यक्ति में मौजूद ग्राहियों का सहन स्तर बढ़ जाता है, जिससे अधिक ड्रग लेने की आदत पड़ जाती है। आप लोगों ने खूब देखा होगा कि हर कोई व्यक्ति सिगरेट बाद में पीता है, पहले अपने पिताजी की बीड़ी के बिंडल में से निकालकर लास्ट की चीजों को पीता है। बाद में कोई मतलब कि देखा होगा दारू तो बाद में पीता है, सबसे पहले इंसान बियर पीता है। और स्टार्टिंग अगर दारू की भी कोई करता है तो पहले करता है वो 2 पैक से, और 2 पैक भाई साहब, फिर 4 पैक, 4 के बाद में भाई साहब छोटा सा जो पौआ है वो खत्म करता है, उसके बाद में अद्धी खत्म करता है, फिर तो कहता है बोतल में बोतल खत्म कर देते हैं। ये सब धीरे धीरे क्या होता है, हमारे शरीर की सहन शक्ति जो होती है वो बढ़ती जाती है, और अधिकाधिक मात्रा में हमारा जो शरीर है ड्रग एल्कोहल को सहन करने में सक्षम हो जाता है, और ज्यादा पीते रहते हैं। तुमने देखा होगा बहुत से लोग तो ये कहते हैं 1 क्वार्टर से तो मेरा कुछ होता ही नहीं है। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई साहब क्वार्टर तो उसका शरीर पचा जाता है, कुछ होता ही नहीं है 1 क्वार्टर से। फिर वो क्या काम करते हैं, 1 क्वार्टर मारते हैं, फिर बियर वगैरह मारते हैं, इस तरीके से। चलो आगे बढ़ो। इसी प्रकार ड्रग एल्कोहल व्यसनी शक्ति प्रयोग करने वाले को दोषपूर्ण चक्र में घसीट लेती है और व्यक्ति इसके चक्र में फंस जाता है। आपको बता दें ये चक्र बहुत ही बुरा है। ये चक्र भी ऐसा है कि इस चक्र में जो व्यक्ति घुस जाता है, फंस जाता है, वो उसका निकलना असंभव तो नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत ज्यादा हो जाता है। बात समझ नहीं? तो कृपया करके अगर आप इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करते हो तो कृपया करके आप अपने लत को तो बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि ये लत बहुत बुरी होती है, ठीक है। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। जन्मजात प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में छपा हुआ मिलेगा। जन्मजात को सहज प्रतिरक्षा इनेट बोलते हैं और उपार्जित को एक्वायर्ड बोलते हैं। तो जो सहज और जन्मजात प्रतिरक्षा है ये अविशिष्ट प्रतिरक्षा है, और उपार्जित ये रोग विशिष्ट प्रतिरक्षा है। रोग विशिष्ट ये सिर्फ स्पेशल रोग को ही रोकने का काम करेगी। ये जन्म से उपस्थित है, सीधी सी बात है। जब जन्मजात प्रतिरक्षा तो जन्म से ही तो होगी। इसका अभिलक्षण स्मृति है, स्मृति को मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में वाह कारकों के प्रवेश के सामने अवरोध खड़ा करता है। जैसे जब से मैंने जन्म लिया है मेरे शरीर के ऊपर त्वचा आई है, और त्वचा के माध्यम से बाहर के जो रोगाणु हैं वो मेरे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। मुख में लार बनती है, जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो रोगाणु को रोकने का काम करता है। आंखों में आंसू होते हैं, जो आंखों के आंसू है उसमें लाइसोजाइम एंजाइम वो वृद्धि को रोकती हैं। पेट में आमाशय के अंदर HCl अम्ल है जो रोगाणु की वृद्धि को रोकने का काम करता है। रोगाणु बाई चांस घुस भी जाते हैं तो मैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाकर रोगाणु की वृद्धि को रोकने का काम करता हूं। उसके साथ साथ मेरी बॉडी के अंदर इंटरफेरॉन बनते हैं, जो वायरस से संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा बन जाते हैं, जो वायरस से लड़ने का काम करती हैं। तो इस तरीके से, और मेरे शरीर में WBC वगैरह भी तो हैं, WBC हैं जो रोगाणु को मारने काम करती हैं, लिम्फोसाइट वगैरह, ठीक है, मोनोसाइट वगैरह। ये आगे इधर देखो, ये क्या कह रहा हूं मैं, एग्जाम्पल देखो। शारीरिक रोध में त्वचा मेरा काम करेगी। कार्यकी रोध में लार और आंसू। कोशिकीय रोध में WBC द्वारा, और साइटोकाइनिन अवरोध में इंटरफेरॉन द्वारा। मतलब मैं इन चारों के माध्यम से बीमारी जो होती है रोगाणु से, उन रोगाणुओं को रोकने का काम कर सकता हूं, ठीक है। तो ये जन्म से होती है मेरे शरीर के अंदर। एक्वायर्ड वाला, हमारे शरीर में जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो यह एक अनुक्रिया करता है
बाद में उसी रोगाणु से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की द्वितीयक अनुक्रिया होती है। यह मेमोरी पर आधारित है, जैसे मानव में चेचक से प्रतिरक्षा। आपको बता दें, ये ऐसे समझ लो कि मान लो किसी व्यक्ति को एक बार चेचक हो जाती है तो दोबारा उसे चेचक होने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। क्योंकि जब एक बार किसी को चेचक हो गई ना तो हमारा शरीर होगा, हमारा जो शरीर होगा एक बार बीमार हो जाएगा, लेकिन मेरे शरीर के अंदर ये चेचक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता आना स्टार्ट हो जाएगी, एंटीबॉडी मेरी बॉडी के अंदर बन जाएंगे। तो ये बीमारी जो है जब दोबारा मेरे बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा चेचक का वायरस, तो मेरे शरीर की एंटीबॉडीज जो होंगी इस चेचक के वायरस पर अटैक कर देंगी और इस चेचक के वायरस को हरा देंगी, जिससे मेरा शरीर सुरक्षित बचा रह जाएगा, ठीक है। चलो अगला आपको दिखाई दे रहा होगा श्लीपद। श्लीपद को हाथी पांव भी बोलते हैं, हाथी पांव को फाइलेरियसिस बोलते हैं, फाइलेरियसिस को एलिफेंटियसिस बोला जाता है। क्या है देख पा रहे होंगे, चार नामों से पूछा जा रहा है। 2019 में अलग नाम आ गया, 2020 में अलग नाम आ गया, 2022 में अलग नाम आ गया, 2024 में अलग नाम आ गया। अगर मान लो कोई टीचर एक ही नाम बता दे, मान लो मैंने तुमको बता दिया हाथी पांव बता दिया, श्लीपद नहीं बताया, तो तुमको लगेगा पता नहीं कौन सी बीमारी है, कुछ नया लगेगा तुम्हें। इसलिए मैं चारों बातें आप लोगों को बताई हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा एक भी बच्चा पेपर में प्रॉब्लम में आए। एक एक बातें बताऊंगा आपको, ठीक है। आओ, फील पांव, एक नाम और मिल गया, देखो 4 के अलावा फील पांव और मिल गया, एक और मिल गया तुम्हें नाम। यह रोग बूचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई, याद कर लेना, पेपर में आता है कभी कभी एक नंबर में कि बताओ फील पांव जो होता है वो फाइलेरियसिस हो, फाइलेरियसिस का वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है। बूचेरेरिया ब्रैंकोफ्टी तथा बूचेरेरिया मेलाई नामक गोलकृमि से होता है। गोलकृमि को राउंड वर्म बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। वाहक, यह क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है। अगर क्यूलेक्स मच्छर काट लेगा तो याद रखो हाथी पांव हो जाएगा। लक्षण क्या है, लक्षण भी देख लो साथ के साथ। शरीर के अंगों में अर्धपाद की लसिका वाहिकाओं में धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक शोथ हो जाता है। दीर्घकालिक शोथ का मतलब लंबे समय तक शरीर के अंदर बना रहता है। अर्धपाद का मतलब, पाद का मतलब पैर से होता है, ठीक है। जनन अंग बहुत प्रभावित व इनमें विरूपताएं देखने को मिलती हैं। तो शरीर के अंदर जो जनन अंग है वो बहुत ज्यादा विरूप हो जाते हैं, और ये देख पा रहे होंगे, विरूपता का मतलब इनके आकार में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाना, ठीक है। चलिए, इसमें व्यक्ति के यकृत, लिवर बड़ा हो जाएगा, प्लीहा बड़ा हो जाएगा, अंडकोश बड़े हो जाएंगे, पैरों में सूजन आ जाती है, और पैर सूजकर इतने बड़े हो जाते हैं कि हाथी जैसा पैर हो जाता है। इसीलिए इस बीमारी को हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर का है रोकथाम। इसके लिए मच्छर व उनके लार्वा को नष्ट करना चाहिए। तो तुम्हें क्या करना है, मच्छर को भी मारो, मच्छर के लार्वा को भी मारो, जिससे कि तुम्हें ये मच्छर काटे ना। जब मच्छर ही नहीं काटेगा तो तुम्हें ये बीमारी होगी नहीं। दूसरा, कृमि को मारने के लिए, कृमि मतलब बूचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई को मारने के लिए, फाइलेरिया को मारने के लिए आर्सेनिक दवा प्रभावशाली होती हैं। माइक्रोफाइलेरिया लार्वा को डाइमिथाइल कार्बोमोनोजोइन से मारते हैं। काफी इंपोर्टेंट है भाई, बड़ा जरूर है। डाइमिथाइल कार्बोमोनोजोइन, इससे हम किसको मारेंगे, इससे हम मारेंगे फाइलेरिया को। फाइलेरिया से बीमारी होती है, जिससे बीमारी ठीक हो जाएगी। आगे देखो, अगले नंबर का है एस्केरिस्ता के कृमि संचरण लक्षणों में बच्चा बताओ। एस्केरिस्ता बोलते हैं पेट में कीड़े हो जाना। अगर पेट में कीड़े हो गए हैं तो क्यों हो गए हैं, किस कारण हुए हैं, क्या शरीर में लक्षण होगा, कैसे बच सकते हैं, सब कुछ। अरे देख रहे हो ना, कितनी सारी बीमारियां पढ़ा दी मैंने आप लोगों को। डॉक्टरी लाइन में जा रहे हो ना, तो डॉक्टरी लाइन की चीजें तो बताएंगे हम। एस्केरिस्ता, ये लुम्ब्रिकॉइडस एस्केरिस नामक आंतरिय गोलकृमि से होता है। ये आंतों में मिलते हैं कीड़े, लुम्ब्रिकॉइड एस्केरिस जो होते हैं, ठीक है। इसकी लार्वावस्था 4 त्वक पतन में होती है, ध्यान रखना। संचरण संदूषित, संदूषित मतलब अंडे, जल फल सब्जी से होता है। अगर जल में अंडे हैं, फल में अंडे हैं, सब्जी में अंडे हैं, एस्केरिस थे, तो तुमको पेट में कीड़े हो जाएंगे। लक्षण आंतरिक रक्तस्राव, मतलब तुम्हारे आंतों से खून निकल सकता है।
पेट में दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है, खून की कमी हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, पेट में ऐंठन हो सकती है, उल्टी होना, भूख ज्यादा लगना, ऐसे आप लोगों को लक्षण देखने को मिलेंगे। रोकथाम उपचार, कैसे बीमारी को रोकोगे? व्यक्तिगत स्वच्छता अपनानी चाहिए, और जो कोई व्यक्ति बीमार हो चुका है तो उसको जेंटिल, एंटीपार और मेबेंडाजोल, इनके सिरप वगैरह आते हैं, इनकी गोली वगैरह आती हैं, इनकी गोली को बहुत मीठे जे दूध के साथ दिए जाते हैं, जिससे कि दूध मीठा होता है तो दूध को पीने के लिए कीड़े आ जाते हैं। उन कीड़े उन दूध के साथ आपने दवाई खाई तो जब दवाई पेट में घुल जाती है तो उन कीड़ों को मार देती है। आज की क्लास तो मुझे लग रहा है बहुत लंबी हो गई। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? बोर मत होना, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर दिलाने वाला हूं। बहुत अच्छी वीडियो है, रियल में, कसम से। सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखो, ठीक है? सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय, ये एक्टिव है, ये पैसिव है। जब व्यक्ति के शरीर की अपनी ही कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करती हैं तो इसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। मतलब जब मेरे शरीर की कोशिकाएं रोगाणु से लड़ने का काम करेंगी, रोगाणु को मारने का काम करेंगी, तो उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाएगा, ठीक है? आओ, निष्क्रिय, जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। मेरा शरीर रोगों से नहीं लड़ पा रहा, बीमार हो गया मैं, तो डॉक्टर लोग क्या काम करें? बने बनाए एंटीबॉडी को इंजेक्शन के माध्यम से डायरेक्ट शरीर के अंदर लगा देता है, उसी को हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा बोल देते हैं। यह धीमी प्रक्रिया होती है, जबकि यह जल्दी राहत पहुंचा देती है। इसके साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन यह साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तुमने देखा होगा कभी कभी गोली खाने से या इंजेक्शन खाने से भाई शरीर के अंदर एलर्जी पैदा हो जाती है। यह पूरे जीवन कार्य करती है, जैसे चेचक के प्रति प्रतिरक्षा, और इसका प्रभाव कम समय के लिए होता है। तो तुमने देखा होगा रेबीज का टीका या टेटनस का टीका, मुझे मान लो लोहे से चोट लग गई, तो मैं क्या काम करूंगा? टेटनस का टीका लगवाऊंगा ना। लेकिन मुझे 2 साल बाद फिर लग गई, फिर लगवाना पड़ेगा मुझे टीका, ठीक है? इसलिए वीडियो को 2-3 बार देख लेना भाई। बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाए, मैं यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ, मतलब आपको समझ सकते हैं कि लगातार नोट्स को पढ़ाना भी एक अपने आप में मतलब कि काबिल चीज़ होती है। लगातार हम लोगों का बोलना, मतलब आप तो सिर्फ वीडियो को देखोगे, ठीक है? हम बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, हमारी एनर्जी बहुत लॉस हो रही है, ठीक है? और उसी एनर्जी के हम आप लोगों से कुछ छोटा सा, बहुत थोड़ा सा अमाउंट लेते हैं, ठीक है? जिससे कि जो हमारी मेहनत है वो आप लोगों को हम दे रहे हैं, तो हमें आपका कुछ थोड़ा सा अमाउंट मिल सके, जिससे कि हम अपने शरीर के अंदर दोबारा एनर्जी डाल सकें। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मित्रगण किसी को ड्रग्स सेवन के लिए प्रभावित कर सकते हैं? यदि हां, तो व्यक्ति ऐसे प्रभावों से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि अगर आपका कोई दोस्त आपको दारू पीने के लिए प्रेरित करता है या आपका कोई भी मिलने वाला प्रेरित करता है, तो आप उससे कैसे बचोगे? बचना पड़ेगा भाई, और नहीं बचे तो भैया दारूबाज कहलाओगे, सीधी सी बात है। बचे जाओ तो बढ़िया है। माता पिता व शिक्षक उसे अच्छे संस्कार दें और पालन पोषण व अच्छी संगत उन्हें दें। आपको बता दें, माता पिता अगर दारू नहीं पिएंगे, माता पिता अच्छी शिक्षा दीक्षा बच्चे को देंगे, टीचर अच्छी शिक्षा अपने बच्चे को देंगे और इसके नुकसान को बताएंगे, तो हो सकता है कि लोग इसको सेवन ना करें। ना माता पिता सिखा रहे हैं कुछ, ना टीचर सिखा रहे हैं कुछ, तो जो बच्चे के मन में आ रहा है भाई साहब वो कराया जा रहा है। और दूसरी चीज, आज के समय बच्चा ना माँ बाप की सुन रहे हैं, ना अपने टीचर की बात सुन रहे हैं। टीचर से कहते हैं जी पकड़ो मास्टर पैसा, तुम्हारा पढ़ावे का काम है, बस तुम पढ़ाओ, जाके अलावा हमारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो, ये कहा जाता है भाई। बुरे मित्रों के चंगुल में आने पर माता पिता व शिक्षक से उचित मार्गदर्शन लें। अगर आप किसी दोस्त के चंगुल में फंस चुके हैं जो गलत काम करता है या गलत संगत में है, तो आपको तुरंत अपने टीचर से सलाह लेनी चाहिए। खुल के सलाह लो यार,
हम तो अपने बच्चों से कहते हैं कि हमारे बच्चों को किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है तो हमसे वो एडवाइस जरूर लें, हम उनको एक सही एडवाइस देंगे और उनको इस तरीके के बुरे दोस्तों के चंगुल से निकलने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। और टीचर से नहीं कर पा रहे तो भाई माता पिता को बताओ, जिससे कि आपको इन समस्या से दूर भगा सकें। क्षमता से अधिक कार्य करने के दबाव से बचें। देखो, जब हमारे शरीर के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ जाता है तो उसके बाद में बहुत से लोग दारू पीते हैं, तो कृपया करके अपने ऊपर बहुत ज्यादा लोड ना लें। अगर लोड लोगे तो फिर तुम कहोगे यार अपनी हालत मिटाने के लिए हमें पौवा तो पीना पड़ेगा। जितने भी बेलदार लोग होते हैं या फिर मान लो कटाई पुलिस वाले व्यक्ति होते हैं, रात को डेली पौवा मारते हैं, क्यों? थ्योरी बना रखी है कि भैया थकान है, थकान दूर करनी है। सबका भैया अपनी अपनी थ्योरी बनाए बैठे हैं। आगे देखिए, अपनी समस्याओं व प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने व निराशाओं व असफलताओं को जीवन का एक हिस्सा समझकर स्वीकार करना चाहिए। समस्या, देखो, जब तक हम जिंदा हैं तब तक समस्याएं हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। और आपको बता दें, हमारे मन के अनुसार कोई काम हो जाए तो सफलता, मन के अनुसार ना हो तो असफलता है। तो ये तो जीवन का हिस्सा है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिसको सिर्फ सफलता ही सफलता मिलती जाए। जो व्यक्ति तुमको लगते हैं सफल हैं, उन्होंने भी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था, बहुत सारी समस्याओं का सामना किया था। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे वो आपके आमिर खान, चाहे वो शाहरुख खान, या शाहरुख खान ना हो तो चाहे कोई क्रिकेटर को आप देख लो, चाहे आप किसी भी बिजनेसमैन को देख लो, हर एक व्यक्ति ने शुरुआत में संघर्ष किया है और संघर्ष होने के बाद ही उनको सफलता मिली है। तो सिर्फ सफलता ही नहीं मिलती। अभी आपको बता दें, कुछ समय पहले अडानी का बहुत तगड़ा नाम था, लेकिन एक छोटी सी खबर ने अडानी को बहुत नीचे लाकर रख दिया। तो इतने बड़े बड़े जो अरबपति लोग हैं, उनके जीवन में भी समस्या है। हम तो क्या हैं, समस्या हर एक व्यक्ति के जीवन में चलती रहती है। तो ये एक जीवन का एक हिस्सा है। तो आप कृपया करके ज्यादा उदास ना हो, ज्यादा निराश ना हो, अपने काम पर लगातार ध्यान देते रहें। जिस काम के लिए आप बने हुए हैं, आप अपने चाहे टैलेंट पर काम करें, चाहे आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में ध्यान दें, सही चीजों में ध्यान दें, अपने करियर पर ध्यान दें, अपने घर वालों पर ध्यान दें, अपने माता पिताओं पर ध्यान दें। आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव काम करना है, नेगेटिविटी में नहीं फंसना, क्योंकि नेगेटिविटी में जितना फंसोगे वो उतनी तेजी के साथ आपको अंदर खींचती चली जाएगी और उस चक्र में तुम जैसे ही घुस गए, निकलना काफी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना, इस तरीके से हमने आज रोग वाले चैप्टर को खत्म किया है और अगली नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए आएगी मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय एंड सी यू।